हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। आज की वीडियो होगी हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र की, जिसमें हम अध्याय 8 पढ़ेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री। तो फिर से हम वही अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। पहले हम पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर करेंगे, बहुत आराम से, बहुत आसान भाषा में, और उसके बाद हम उसके बेस पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे कि भाई हमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो भी हम ज़रूर देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री। इंग्लिश में बोला जाता है टीचिंग एड्स। तो पहले जानते हैं कि ये होता क्या है, उसके बाद कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री हम यूज़ कर सकते हैं शिक्षण के दौरान, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए क्या है, अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सहायक सामग्रियां कहलाती हैं, जैसे चित्र, चार्ट, रेडियो, टेलीविज़न, श्यामपट्ट आदि। यानी टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो कुछ कुछ चीज़ों का यूज़ भी करता है भी बच्चों को पढ़ाते टाइम। तो जिन सामग्री का, जिन ऑब्जेक्ट्स का आप कह लीजिए वो यूज़ करता है, उन्हें ही हम बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जब आपको मान लीजिए टीचर साइंस पढ़ा रहा है, ठीक है, उस साइंस पे वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना चाह रहा है, पाचन तंत्र, तो वो आपके सामने अगर एक चित्र लगा दे ब्लैक बोर्ड पे, चार्ट के माध्यम से एक चित्र चिपका दिया जाए, या वहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे कभी कभी टीचर खुद से ही डायग्राम बना देते हैं, तो उससे आपको समझाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप इसके अलावा डायरेक्ट उस चीज़ को समझाओगे, भाई हमारे पेट में ये ऑर्गन्स होते हैं और ये ऑर्गन ये काम करते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उन्हीं ऑर्गन की आपको पिक्चर दिखा दी जाए चार्ट के माध्यम से, चाहे उनको बना के दिखा दिया जाए ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, तो उससे ज़्यादा चीज़ें माइंड में क्या होती हैं, फिक्स हो जाती हैं। तो उन्हीं सामग्री को बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। ये जो सामग्री होती है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है एक शिक्षक के लिए जब वो शिक्षण कार्य कर रहा होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से जब आप बच्चे को पढ़ाते हो तो जो ज्ञान होता है वो पूरी तरीके से स्थायी बना रहता है, क्योंकि उसको जो चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें वो देख के जल्दी सीखता है। विदाउट अगर आप उसे ऐसे ही समझा दो तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चे को एक बार, लेकिन वो जल्द ही उन चीज़ों को भूल जाएगा। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो उपयोग की जाती हैं जब भी हम कोई भी शिक्षण कार्य करते हैं, और आप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा भी होता है, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं कि भाई शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग करने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, क्यों हम शिक्षण सामग्री हमें यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट आता है छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। कि मान लीजिए आपके क्लास में बच्चे हैं, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे जो आप पढ़ा रहे हो, लेकिन जब आप उनके सामने एक चार्ट लगा दो, ठीक है, चार्ट के माध्यम से इन्हें पढ़ाने लगो, या प्रोजेक्टर क्लास में लगा देते हैं, तो बच्चे कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को देखते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ें जैसे रेडियो वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो क्लास में, उससे बच्चे सुनेंगे, तो इससे बच्चों के अंदर ज़्यादा चीज़ों के बारे में क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, जैसे आप कोई मान लीजिए कोई महापुरुष की कहानी पढ़ा रहे हैं। सो एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की मान लीजिए आप कहानी पढ़ा रहे हैं, तो आप उनका चित्र लगा दीजिए सामने, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट हो आएगा क्लास में पढ़ाते समय, और बच्चे देखेंगे कि अच्छा ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे। कहानी पढ़ा रहे हैं तो उस कहानी का छोटा सा चित्र लगा दो, या प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को कहानी पढ़ा दो, तो उससे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होने लगता है, वो रुचि लेने लगते हैं जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हो। सेकंड होता है सीखने की गति में सुधार करना। यानी जो भी बच्चे सीख रहे हैं उसकी जो स्पीड है, भाई जब आप कुछ चीज़ों की सहायता लेते हो, आप मान लीजिए कि आप टीचिंग एड्स की सहायता ले रहे हो शिक्षण सहायक सामग्री की, तो उससे बच्चों की जो स्पीड होती है ना सीखने की, उसमें सुधार आता है, मतलब वो जल्दी चीज़ों को ना एब्जॉर्व करना सीख लेते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको पेड़ के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, अगर आप बच्चों को पेड़ ही दिखा दो डायरेक्ट, तो वो इंटरेस्ट तो लेंगे ही, और आप पेड़ के बारे में उसको उन्हें दिखा के पढ़ रहे हो कि भाई इसे पेड़ के शाखा कहते हैं, ये पत्तियां होती हैं, सूरज की धूप से ये क्या करती है, अपना भोजन बनाती हैं,
इस ये पूरी जो इस प्रक्रिया होती है इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण। तो बच्चे बहुत जल्दी उस चीज़ को एब्जॉर्व करेंगे और जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, वो सीखेंगे। और एक तरफ आप उन्हें क्लास में बैठा रखे हो, क्लास में बैठा के उन्हें पढ़ाए जा रहे हो, तो पहली बात तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। फिर जब इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चों को पढ़ने में, तो फिर वो सीखने की जो उनकी गति होगी वो धीरे पड़ जाएगी, यानी वो बहुत धीरे धीरे गति से सीखेंगे। इसलिए ये सीखने की गति में भी सुधार करता है। अगला पॉइंट है तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। भाई क्लास में हर टाइप का बच्चा होता है, एक बहुत इंटेलिजेंट्स भी होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं, बिलो एवरेज बच्चे भी होते हैं, यानी मंद बुद्धि। तो हर किसी को उनकी योग्यता के अनुसार हम शिक्षा दे सकते हैं। भाई कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने समझ लिया कि पेड़ ये है, पेड़ की जो पत्तियां हैं वो इस तरीके की होती हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसके माइंड ने एकदम से वो चीज़ों को समझ लिया। लेकिन एक मंद बुद्धि वाला बच्चा है, वो नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को, तो अगर आपने चार्ट लगा के चीज़ों को समझा दिया तो इंटेलिजेंट वाले बच्चे की भी हेल्प हो जाएगी उससे, और ऑलरेडी वो समझ चुका है तो उसका ज्ञान जो है वो और ज़्यादा स्थायी बन जाएगा। जहाँ मंद बुद्धि वाले बच्चे को समझ नहीं आ रहा था, तो जब आपने चार्ट का यूज़ किया तो उसे भी क्लियर हो गया, यानी आपने दोनों सभी तरह के बच्चों को क्या किया, उनकी योग्यता अनुसार क्या कर दी, शिक्षा दे दी। सो ये इसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है जटिल विषयों को सरलता से समझाना। ठीक है, यानी कोई जो आपके लिए जो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं उनको आसानी से समझाने के लिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चों को साइंस बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन भाई अगर आप साइंस को प्रैक्टिकली समझाओ बच्चों को तो फिर उसमें तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसके लिए आप जैसे बच्चों को अगर केमिकल्स के बारे में पढ़ा रहे हो तो उन्हें केमिकल दिखाओ कि ये इस तरीके का केमिकल ऐसा दिखता है, कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें सामने सामने चीज़ों को दिखाओगे तो वो बहुत इंटरेस्ट लेंगे और साइंस उन्हें जो डिफ़िकल्ट लगती थी वो बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, तो जटिल विषयों को हम ईजिली समझा सकते हैं। बालकों के ध्यान पाठ की ओर लगाना, वही अगर उनका ध्यान भटक रहा है तो आप शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि पूरा टाइम आप शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि फिर बच्चे उसके आदी हो जाते हैं, उनको इसकी आदत पड़ जाती है। तो जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि भाई हमें ध्यान रखना चाहिए जो भी चीज़ आप शिक्षण सामग्री यूज़ कर रहे हो वो इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि बच्चे किस आयु स्तर के हैं, उनकी समझ कैसी है, और जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो बस उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखाओ। ऐसा नहीं कि भाई आप पढ़ा कुछ और रहे हो और दिखा कुछ और रहे हो, तो इससे सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ना ध्यान में लेके चलना है। अगला पॉइंट आता है अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। अमूर्त मतलब जो चीज़ आप सोच रहे हो, मूर्त का मतलब आप सामने कोई चीज़ दिखा रहे हो। जैसे आपने बच्चों को मान लीजिए बादलों के बारे में पढ़ा रहे हो, आप सूरज के बारे में, स्पेस के बारे में पढ़ाना चाहते हो, ग्रह वगैरह, अब वो सब किसी ने आंखों से तो नहीं देखा ना, वो चीज़ें तो अमूर्त है हमारे लिए। लेकिन अगर उन्हीं को आप एक फ़ोटो के माध्यम से चित्र लगा कर समझा दो या प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें दिखा दो, तो आप उन चीज़ों को मूर्त रूप दे रहे हो बच्चे को, कि फिर बच्चा अपनी आंखों से देख रहा है कि पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी इस तरीके की होती है, पृथ्वी का कलर नीला होता है। ये सब बच्चे के अंदर माइंड में कैसे फिक्स हुआ जब बच्चे ने उस चीज़ को देखा। विदाउट देखे तो कोई चीज़ क्लियर नहीं हो सकती। क्लियर है पॉइंट? कहीं कोई डाउट हुआ करे, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें आप। अगला पॉइंट देखिए क्या है, विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं और परियोजना कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। मतलब जो उन्हें बहुत मज़ा आता है जब आप ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ करते हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और बहुत सक्रिय बने रहते हैं क्लास में। ऐसा नहीं कि सुस्त बैठे हैं बस, क्योंकि टीचर जब बोलता है और बच्चे सुनते हैं सिर्फ, तो वो सुस्त बने रहते हैं, उनका ध्यान क्लास में नहीं होता। इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, बच्चे का ध्यान क्लास की तरफ आकर्षित कर सकते हो। इससे बच्चे गतिविधियां, जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना भी चाहते हैं, तो काफ़ी सहायक होती हैं। जब भी हम टीचर जो है वो टीचिंग कर रहा होता है तो उसके लिए उसे बहुत हेल्प मिल जाती है जब वो शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ करता है। बट ध्यान देना है कि आप ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करोगे, जितना आपको ज़रूरत है। जब आपको ज़रूरत लग रही है कि अच्छा बच्चे समझ नहीं पा रहे या बच्चों का ध्यान जो है वो भटक रहा है क्लास से,
तो आप शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ तभी करें, अन्यथा शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गए? अब हमें ये पता चल गया कि हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्या इसका मतलब उद्देश्य है। अब बार बार हम शिक्षण सहायक सामग्री की बात कर रहे हैं, तो ये है क्या, इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। सो देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, इसके प्रकार में तीन तरह से हम इनको पढ़ेंगे। पहला है श्रव्य साधन। श्रव्य मतलब सुनना, जिन चीज़ों को आप सिर्फ सुन सकते हो। सेकंड आता है दृश्य साधन, यानी जिन चीज़ों को आप सिर्फ देख सकते हो, उनमें कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ आप अपनी आंखों का यूज़ करोगे। एंड थर्ड आते हैं श्रव्य दृश्य साधन, यानी जिन्हें आप देख भी सकते हो, जिन्हें आप सुन भी सकते हो, ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो। तो तीन तरीके की हमारे इसके प्रकार होती हैं, इन तीनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले आता है हमारा श्रव्य साधन। सो देखिए, श्रव्य साधन में जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। रेडियो आपने सुना भी होगा, रेडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या आती है, आवाज़ आती है ना, आपको वहाँ से कोई चीज़ दिख थोड़ी ना रही है, जो भी चीज़ बोली जा रही है वो सिर्फ आप अपने कानों के माध्यम से सुन सकते हो। तो ऐसे साधन या ऐसे सामग्री जिनका संबंध सिर्फ कानों से होता है, यानी जिन्हें आप जो भी चीज़ें आप वहाँ पे ज्ञान ग्रहण करो वो सिर्फ सुनकर ग्रहण करोगे, तो ऐसे साधन को, ऐसे उपकरणों को हम श्रव्य साधन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा, श्रव्य यानी सुनने से इसका संबंध है। सबसे पहले अगर हम रेडियो की बात करते हैं, तो देखिए रेडियो बहुत एक महत्वपूर्ण उपकरण है शिक्षा के क्षेत्र में। पहले काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में इसका यूज़ होता था, क्योंकि देखिए जब आप देखोगे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अभी भी रेडियो का यूज़ होता है। रेडियो पे कुछ चैनल जो है वो प्रसारित होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की खबरें हो गई, जो भी हमारे साइकोलॉजी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसके माध्यम से, मतलब टाइमिंग होती है कि भाई इस टाइम पे ये जो चीज़ें हैं वो प्रसारित की जाएगी। ठीक है, कहानियाँ वगैरह, नाटक वगैरह उस पर भी आती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब आप रेडियो से सुनते हो, ठीक है, काफ़ी आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हो, तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करते हो। ज़्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों में यूज़ होता है रेडियो, और इसे बोला जाता है श्रव्य साधन। क्लियर है? सेकेंड आता है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन जो है वो रेडियो के तरह ही एक प्राचीन माध्यम है, मतलब वर्तमान में इसका यूज़ आप बहुत ही कम देखोगे। इसके माध्यम से जो छात्र हैं वो अशुद्ध उच्चारणों को शुद्ध करने में उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अगर मान लीजिए कोई वो वर्ड है उसका उच्चारण शुद्ध नहीं कर रहे हैं, तो ग्रामोफोन से काफ़ी हेल्प मिलती है। बिल्कुल एक रेडियो की तरह ही होता है, वैसे अब इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो इसी में ही इसका यूज़ होता था। थर्ड आता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर का काम देखिए, टेप रिकॉर्डर यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हो और बाद में उन चीज़ों को बार बार सुन सकते हो। इसका ये फ़ायदा होता है, यानी अगर आपने कोई चीज़ बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, मान लीजिए कोई आपने कहानी रिकॉर्ड कर दी, कोई कविता रिकॉर्ड कर दी, कि या फिर आपने बता दिया बच्चों को विराम चिन्ह आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आप इसमें काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हो। फिर आप बार बार सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा अगर आप गलतियाँ कर रहे हो तो कहाँ पे वो गलतियाँ आप कर रहे हो। तो इन तीनों का जो संबंध है वो किससे है, सुनने से है। ठीक है, तो सुनने से अगर किसी आप कह लीजिए किसी साधन का संबंध है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, श्रव्य साधन की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ये आगे चलते हैं। सो आगे आते हैं हमारा दृश्य साधन। दृश्य का मतलब होता है देखना, जिन चीज़ों को सिर्फ आप देख रहे हो, ऐसे उपकरण को जिन्हें आप देख सकते हो अपने आँखों से, उन्हें ही हम दृश्य साधन बोलते हैं। यहाँ कोई आवाज़ का संबंध नहीं है, खाली आप देख सकते हो। जैसे फर्स्ट है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड के बिना तो टीचिंग कार्य हो ही नहीं सकता है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो, उसकी चीज़ों के संबंध, उस विषय से संबंधित चीज़ें आप कहाँ लिखोगे, ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे। तो श्यामपट्ट पर जब आप टीचर जो है वो कोई भी चीज़ लिखता है, कोई शब्द लिखता है, कोई वाक्य लिखता है, तो आप उस चीज़ को देख कर ही तो ग्रहण करते हो। इसलिए श्यामपट्ट कौन सी कैटेगरी में आता है, दृश्य साधन की कैटेगरी में आता है। सेकंड है सूचना पट्ट या बुलेटिन बोर्ड। आपके स्कूल में एक बोर्ड होता है, जो स्कूल में जब आप एंट्री करते हो तो बाहर ही एक बोर्ड लगा होता है जिसमें सूचनाएं वगैरह लिख दी जाती है। अगर कोई मान लीजिए आपके स्कूल में कोई
प्रोग्राम होने वाला है, कोई साहित्यिक समारोह होने वाला है, कोई भी चीज़ होने वाली है जिसकी सूचना आपको बच्चों को देनी है, तो उसके लिए सूचना पट्ट या बुलेटिन बोर्ड लगा होता है जिस पे सूचनाएं लिख कर किसी पेपर पे वहाँ पे पेस्ट कर दी जाती है, या फिर उस पर डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो वो सूचना पट्ट या बुलेटिन बोर्ड को भी आप देख सकते हो, तो ये भी दृश्य साधन की कैटेगरी में आता है। थर्ड आता है नमूने। नमूना का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई चीज़ अगर बहुत बड़ी है, मान लीजिए अगर आप बच्चों को हाथी के बारे में पढ़ाना चाहते हो, तो अब हाथी को तो क्लास में लेके नहीं आओगे, हाथी का एक छोटा सा नमूना आप पेश कर सकते हो। लाइक आप मार्केट में हाथी के छोटे छोटे, आप कह लीजिए छोटे छोटे मतलब नमूने मिल जाएंगे हाथी के। या आप बच्चों को जहाज के, शिप वगैरह के बारे में पढ़ाना चाहते हो, तो शिप को तो लेके नहीं आओगे ना क्लास में, आप शिप का एक छोटा सा मॉडल लेके आ सकते हो। तो नमूना होता है जो भी वास्तविक वस्तु होती है उसका एक छोटा सा रूप होता है नमूना। जो भी चीज़ें आप पढ़ाना चाहते हो, जिसे आप बच्चों को दिखाना संभव नहीं होता, उन चीज़ों को आप नमूने के रूप पे बच्चों को दिखा सकते हो और समझा सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, हाथी के बारे में पढ़ाना है, जहाज पढ़ाना है, या जंगल आपको बताना है, तो आप जंगल का एक छोटा सा नमूना ले आओ, बता दो इस तरीके के जंगल होते हैं, ऐसे ऐसे घने जंगल होते हैं, जंगलों में इस तरीके के पेड़ होते हैं। तो इस तरीके से नमूने के माध्यम से भी आप पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट आता है चित्र। चित्र तो वही डायग्राम्स हो गया, बिल्कुल नमूने की तरह, जैसे नमूना होता है तो वो थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को आप हाथ में वैसे 3D मॉडल की तरह कह लीजिए आप नमूने को। चित्र होता है आप जिसे खुद बना भी सकते हो ब्लैक बोर्ड पे, या कोई आप किसी महापुरुष के बारे में पढ़ा रहे हो तो उसका चित्र प्रिंट करके भी आप बच्चों को निकलवा के चिपकवा सकते हो। तो ऐसे आप चित्रों के माध्यम से भी काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है चार्ट। चार्ट भी वही हो गया बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हो, हिंदी में आपको वर्ण वगैरह पढ़ानी है, ए आ ई यू, तो एक चार्ट पे बड़े बड़ा करके आप इन चीज़ों को लिख दो, उसके बारे में आप बच्चों को इजीली समझा सकते हो चार्ट के माध्यम से। चार्ट हम प्राथमिक कक्षाओं में आपने देखा भी होगा, बच्चों की जब छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें काफ़ी सारे चार्ट वॉल्स पे लगे होते हैं। सारे चार्टों में कुछ ना कुछ होता ही है, किसी में वर्णों के बारे में लिख रहा है, किसी में मात्राओं के बारे में लिख रहा है, किसी में मैथ्स के फॉर्मूले लिख रहे हैं। तो इस तरीके से चार्ट क्लास में लगे होते हैं, तो बच्चे बार बार उस चीज़ को देखते हैं, तो आप उन चीज़ों के माध्यम से उन्हें सिखा सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्लेनल बोर्ड। इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़े फ्लेनल बोर्ड को। फ्लेनल बोर्ड का मतलब एक बच्चों की जो इमेजिनेशन वाली चीज़ें होती हैं उनको विकसित करने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए छात्रों को कुछ विषय दे दिए जाते हैं जिनके बारे में वो खुद से जानकारी इकट्ठा करते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड डायग्राम, चित्र वगैरह इकट्ठा करते हैं और उनको फ्लेनल बोर्ड पर चिपका देते हैं। फ्लेनल बोर्ड इस तरीके का बोर्ड ही होता है, इस पर आप कुछ भी चीज़ों को चिपका सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपने एक फ़ोटो ली, फ़ोटो को चिपका सकते हो, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो फ्लेनल बोर्ड के माध्यम से। ये जो है बच्चों की कल्पना शक्ति में काफ़ी ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ही निभाता है फ्लेनल बोर्ड, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आगे है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में जब आप चीज़ों को पढ़ाते हो, देखा होगा पूरे क्लास में अंधेरा होता है, एक लेज़र सी लाइट्स आती है प्रोजेक्टर जिसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं, वो सामने आप किसी खाली वॉल पे या फिर ब्लैक बोर्ड खाली चीज़ों पे उसको वो जो लेज़र है वो उस पर पड़ती है, तो वहाँ पे आपको चित्र वगैरह जो भी चीज़ें आपने स्लाइड्स में लिखा होगा वो सारी चीज़ें आप उस पर दिखा सकते हो। तो वहाँ पे भी बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, कुछ चीज़ वहाँ पे सुनाई नहीं आती है, इसलिए इनको दृश्य साधनों की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट आता है मानचित्र व रेखा चित्र। मानचित्र मतलब जब भी आप मानचित्र आपने उसमें यूज़ किया होगा ज्योग्राफी में जब आप चीज़ों को पढ़ाते हो, जैसे कौन सा देश कहाँ पर है, आप पूरा विश्व का मैप पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आप पूरे जो वर्ल्ड का मैप है उसे हम मानचित्र कहते हैं। तो उसमें आप बच्चों को सिखा सकते हो उसके माध्यम से कि भाई इंडिया हमारा इस कॉन्टिनेंट में या इस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, कौन सा महासागर कहाँ पे है, कौन सा प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इस तरीके से बच्चों को जब आप मानचित्र के माध्यम से सारी चीज़ें पढ़ाओगे तो उन्हें जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे साधन जितने भी पढ़ाए मैंने, इन सब में आप अपनी आँखों का यूज़ कर रहे हो चीज़ों को समझने में, इसलिए इनको रखा गया है दृश्य साधन की कैटेगरी में। आगे जो अगला आता है वो है श्रव्य दृश्य साधन।
श्रव्य दृश्य मतलब जिन्हें आप देख भी सकते हो और जिन्हें आप सुन भी सकते हो। ऐसे तो हमारा क्या हो गया, टेलीविज़न। भाई आप टीवी जब आप देखते हो तो आप टीवी के सिर्फ आंखों से देखते हो, कानों से नहीं सुनते हो। दोनों चीज़ें आपकी इसमें दोनों ज्ञान इंद्रियाँ यूज़ हो रही हैं, दृश्य वाली भी और श्रव्य वाली भी। तो जब दोनों ज्ञान इंद्रियाँ एक साथ यूज़ हो ऐसे उपकरण को हम बोलते हैं श्रव्य दृश्य साधन। तो टेलीविज़न में तो आप काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब आप टेलीविज़न से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। बहुत सारे आपने देखा होगा दूरदर्शन पे एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो सिखाए जाते हैं बच्चों को, वहाँ पे बाल सभा कराई जाती है, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। तो काफ़ी सारे कार्यक्रम जो उनका प्रसारण टेलीविज़न पे किया जाता है, जिनका उपयोग शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है नाटक। नाटक में भी आप दोनों ज्ञान इंद्रियाँ यूज़ करते हो, क्योंकि आप बोलते भी हो और सामने वाले ने जो बोला उसे आप सुनते भी हो। तो नाटक का यूज़ करके आप अगर कोई कहानी है उसको उस कहानी को प्ले जब आप करोगे तो वो पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और उस कहानी से आप कुछ ना कुछ सीख भी सकते हो। तो नाटक के थ्रू हम बच्चे को बहुत सारी चीज़ें यानी कम्युनिकेशन करना सिखा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीख सकता है, तो वो नाटक से हम इन चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो आई होप सो सभी आपको क्लियर हो गई होंगी कि भाई सहायक सामग्रियाँ होती क्या हैं, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं और कैसे हम इसको अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सारा हमारा चैप्टर था, बस इतना ही है, ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। बट आप जो भी पढ़ो ना एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब हम कर लेते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। सो देखिए फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है प्राथमिक भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक सहायक है। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो सबसे ज़्यादा आप क्या चीज़ सहायक होगी, ग्लोब। ग्लोब का तो देखिए इतना बच्चों को यूज़ नहीं कराया जाता। अब छोटी क्लास के बच्चे हैं उन्हें सीधे ग्लोब थोड़ी ना पकड़ा देते हैं, तो ये नहीं होगा। शैक्षिक भ्रमण उन्हें नहीं कराया जाता है। प्राथमिक स्तर से जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब उनको चीज़ें सिखाने के लिए हम आप छोटी मोटी ट्रिप पे ले जाते हो, जैसे पार्क वगैरह या म्यूज़ियम दिखाने ले जाते हो, तो वो चीज़ें हम थोड़ा बड़े स्तर पर करते हैं। ग्रामोफोन का यूज़ तो वैसे भी आजकल नहीं होता है, लेकिन जो चित्र और नमूने हैं इनका यूज़ हम छोटे बच्चों के लिए कर सकते हैं। भाई अगर मान लीजिए छोटे बच्चों को आप जहाज़ के बारे में बताना चाहते हो तो उन्हें जहाज़ का छोटा सा नमूना दिखा दो, तो उनको उनके उसके बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसे करके आप चीज़ों को छोटे बच्चों के लिए जो सबसे अच्छी इन चारों में से विधि होगी वो चित्र और नमूने वाली होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षिका प्राकृतिक सौंदर्य की कविता का पाठ कराते समय विद्यार्थियों को बगीचे में लेकर जाती है। सो वो क्या करना चाहती है, बच्चों को फूल दिखाना चाहती है या फिर प्राकृतिक सौंदर्य और कविता के बीच संबंध स्थापित करना चाहती है या पाठ्य कविता को रुचिकर बनाना चाहती है या फिर उसकी कविता पढ़ाने की इच्छा ही नहीं है। देखिए जब आपको एक शिक्षिका कोई भी पाठ कविता का पाठ करा रही है, वो आपको बगीचे में लेके जा रही है, उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में जब वो पढ़ा रही है तो उसको आपको वो डायरेक्ट उन चीज़ों को आपको दिखाना चाहती है कि देखो प्रकृति में ये सब चीज़ें होती हैं। अगर वो आपको उसको रूबरू करा रही है यानी आपको फेस टू फेस वो चीज़ें दिखाती है, इसका मतलब वो अपनी कविता को ज़्यादा रुचिकर बनाना चाहती है। तो आंसर इसका ऑप्शन थर्ड वाला होगा, सेकंड वाला नहीं होगा। आई होप, मुझे लगता है बहुत बच्चों ने सेकंड आंसर लगाया होगा। देखिए वो कविता के बीच और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच संबंध नहीं स्थापित करना चाहती। अगर वो कविता में पेड़ों का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, हवा के बारे में आ रहा है कविता में मान लीजिए वर्ड, तो जब आप उन चीज़ों को सामने से देखोगे तो वो कविता और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, कि समझना उसका और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए वो आपको बगीचे में लेकर जाना चाहती है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती हैं जब बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है, वह बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य ना सिखाए, वह सामग्री पाठ्यपुस्तक की नहीं हो या बच्चे उसे आते जाते देखते हैं। देखिए जब भी आप भाषा में कोई शिक्षण सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हो वो केवल सजावटी फॉर्म में ही रह गई है, मतलब आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वो एक शोकेश बनकर रह गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका कोई उपयोग नहीं है। आपने ऐसी सारी सामग्री यूज़ कर ली है, जो भी चीज़ आप टॉपिक पढ़ा रहे हो वो उससे रिलेटेड ही नहीं है। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो बच्चों को मानचित्र और नक्शा वगैरह पढ़ाना चाहते हो, उसकी जगह आप बच्चे को क्या कर रहे हो,
नमूना दिखा दे रहे हो किसी चीज़ का कि ठीक है, तो वो तो बच्चे के कोई काम नहीं आएगा ना। जब वो कोई काम ही नहीं आएगा तो वो साइड में पड़ा रहेगा, क्लास में साइड में पड़ा रहेगा, तो वो एक सजावट की चीज़ रह जाएगी, बस उसका आप कोई यूज़ कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो चीज़ आप पढ़ा ही नहीं रहे हो। तो ऐसी चीज़ें मैंने वही बोला कि भाई शिक्षा सहायक सामग्री भी आपको तभी यूज़ करनी है जब आपको ज़रूरत हो, और ऐसी यूज़ करनी है जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वो चीज़ उससे रिलेटेड होनी चाहिए, नहीं तो शिक्षा सहायक सामग्री का कोई भी यूज़ नहीं रहता, वो सिर्फ व्यर्थ ही कहलाई जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाषाई कुशलताओं का आकलन ना किया जाए, विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए, या पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। देखिए, समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें हर एक प्रकार का बच्चा होता है, चाहे कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो, चाहे कोई बच्चा मंद बुद्धि वाला हो, सब जब एक क्लास में बैठ के पढ़ते हैं तो उस कक्षा को समावेशी कक्षा बोला जाता है। तो मैंने आपको जब शिक्षा सहायक सामग्री के उद्देश्य पढ़ाए थे तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि तीव्र बुद्धि वाले बच्चे और मंद बुद्धि वाले बच्चों की योग्यता अनुसार शिक्षा उन्हें दी जाती है। यानी जब आप क्लास में ऐसी सामग्रियों का यूज़ करते हो तो समावेशी कक्षा बनाना एक बहुत आवश्यक होता है समावेशी कक्षा के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप उन सहायक सामग्री से हर एक प्रकार के बच्चे को आसानी से सिखा सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। मुद्रित संबंधित परिवेश मतलब जो चीज़ें छपी हुई होती हैं, ऐसा अगर आपको परिवेश रचना है तो आप क्या करो, दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेश बातें लिख दो, या फिर केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजा दो, या दीवारों पर आकर्षक पोस्टर वगैरह लगा दो, या फिर कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के जो काम किए गए चीज़ें हैं उनको कक्षा में प्रदर्शित करो। तो देखिए, जब आप मुद्रित समृद्ध परिवेश बनाना चाहते हो तो जो कहानी कविता होती हैं उनके जो पोस्टर्स हैं वो आप क्लास में प्रदर्शित कर सकते हो, क्लास की दीवारों पे उन्हें चिपका सकते हो, लगा सकते हो, या बच्चों ने जो जो काम किए हैं, मान लीजिए अगर उन्होंने कोई पोस्टर बना रखा है या उन्होंने कोई कविता लिखी है किसी कॉपी पे, तो वो भी तो मुद्रित एक चीज़ हो गई ना, आपने चीज़ें लिख दी, तो उन चीज़ों को जब आप प्रदर्शित करोगे तो आप क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा बना सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन में, जिसमें पूछा है श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो ऐसी सामग्री जिसमें दोनों ज्ञानेंद्रिय यूज़ नहीं होती वही होगी। तो देखिए, दूरदर्शन में तो आप दोनों चीज़ें यूज़ करते हो, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, चलचित्र में भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, ड्रामा यानी नाटक में भी, लेकिन छायाचित्र में नहीं देख सकते। छायाचित्र का मतलब होता है इमेज, फोटो, उसे तो आप देख ही सकते हो ना, उसमें कुछ सुन थोड़ी ना सकोगे, इसलिए इसमें नहीं वाला पूछा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा भाई कक्षा 4 के बच्चे हैं, उनके पास बुक ही नहीं है पढ़ने की, तो वो क्या करेंगे। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें, या फिर श्रवण एवं वचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप बोलें कि जाओ आप खरीद के ले आओ अपने आप खुद से, या पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक का वेट करें, मतलब कोई भी आप पढ़ाई लिखाई उनको शुरू मत करवाओ। तो ऐसा नहीं करेंगे भाई, पढ़ाई लिखाई तो बच्चों को शुरू करवानी ज़रूरी है, ऐसा नहीं तो नहीं 2 महीने तक आप टाइम पास कराते रहोगे तो ये नहीं होगा। आप बच्चों को खुद नहीं बोल सकते कि जाओ भैया खुद ले आओ बुक, ऐसा भी नहीं करोगे, और 2 महीने तक सिर्फ और सिर्फ श्रवण और वचन कौशल का सिर्फ अभ्यास कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप ये कर सकती हो, क्योंकि जो भाषा की पुस्तक होती हैं, भाषा जो है वो अन्य विषयों से भी आप ग्रहण कर सकते हो। जैसे आपको मान लीजिए भाषा की पुस्तक आपके पास नहीं है, हिंदी की बुक आपके पास नहीं है मान लीजिए, तो जो आप साइंस की बुक होती है वो भी तो लैंग्वेज उसकी हिंदी या इंग्लिश होगी। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो वो हिंदी में बुक होगी, तो उसमें भी तो लैंग्वेज आप सीख सकते हो ना। अगर आप बच्चों को रीडिंग उस बुक से करा रहे हो, इसका मतलब आप उन्हें भाषा वहाँ से भी सिखा सकते हो। तो अगर भाषा की पुस्तक नहीं है तो आप अन्य विषयों की हेल्प ले सकते हो भाषा को पढ़ाने के लिए।
क्लियर है? ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो देखिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना है, बिकॉज क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती है। तो वीडियो क्या हमारी बताना ज़रूर कैसी लगी। वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं था। आई होप सो आपको चैप्टर क्लियर अच्छे से समझ में आया होगा एंड फीडबैक ज़रूर दें हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।